नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे करेंट अफेयर्स की क्लास है एडीओ के लिए, और अभी जो भी एग्ज़ाम हैं 2-3 महीने में उसके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, तो ये एडीओ के लिए तो है ही है, बाकी और एग्ज़ाम के लिए भी जो अभी 2-3 महीने में होंगे उनके लिए भी काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। चूँकि ये केंद्रीय स्तर का है, ठीक है, नेशनल लेवल का है, तो रेलवे के जो अभी एनटीपीसी के एग्जाम है उसमें भी काम आ सकते हैं क्या, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों करंट अफेयर्स का सबसे अच्छी बात यह है कि ये बनता है तो पूरा सही बनता है। सबसे गंदी बात यह है कि ये नहीं बनता तो कुछ भी नहीं बनता, क्योंकि ये सब चीज आप कुछ समय के लिए सुनते हो और ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें तुक्का बहुत कम सही होता है। ठीक है ना, जब आपको पता हो तभी ये बनता है। ठीक, हम बहुत से क्वेश्चन सही बनाते हैं, उसके बाद मान लो करंट अफेयर्स का सेक्शन आ गया, उसमें 10 क्वेश्चन है, हमने वो 10 क्वेश्चन में पूरा टिक मार दिया। अगर मान लो उसमें से 4 ही सही हो रहा है तो आपका 6 क्वेश्चन गया, और वो 6 क्वेश्चन सही के कितना, लगभग 1.5-2 नंबर भी काट देगा। तो इस तरह से नुकसान होता है करंट अफेयर्स में, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। अब कुछ लोग करंट अफेयर्स की तैयारी शुरू से करते आते हैं, जो खुद का नोट्स बनाते हैं न्यूज़पेपर देख के। कुछ लोग एग्जाम के पहले पढ़ते हैं, क्योंकि ताकि भूले ना। ठीक है, तो लोगों की अपनी अपनी तैयारी करने की स्ट्रेटेजी होती है, आपको जैसा भी कंफर्ट लगे आप उस स्तर से तैयारी करिए। हाँ, लेकिन तैयारी करना जरूरी है और ये पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो ये प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन क्या क्या बना है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित जो डिस्कशन हमारा होगा, जो हम टॉपिक क्लियर करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए चालू करते हैं। अपने अपने इष्ट देवों का नाम लेके केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक मतलब डायरेक्टर कौन बने हैं अभी? ठीक है ना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के डायरेक्टर बने हैं अभी लेटेस्ट में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, है ना। ये कहाँ के डीजीपी थे? असम के, है ना। असम में अभी काफी अशांति था, असम मेघालय साइड, तो वहां काफी अच्छा काम किए। इनको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का क्या बनाया है? महानिदेशक बनाया है, सबसे सर्वोच्च अधिकारी। अपने यहाँ सीआरपीएफ कहाँ काम की है? नक्सल अभियान में बहुत काम की है, और इस सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन मतलब बहुत खतरनाक बटालियन होती जो हर परिस्थिति में लड़ सकती है, उन्होंने ही यहाँ पे काम किया। हमारे यहाँ जब 78 जवान शहीद हुए विस्फोट में, वो सीआरपीएफ के ही जवान थे। ठीक है, तो ये सीआरपीएफ के महानिदेशक बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामिलिट्री फोर्स के अंतर्गत आती है आपकी सीआरपीएफ। ठीक है, जहां भी आंतरिक अशांति है, अधिकतर कौन काम करता है वहां पे? सीआरपीएफ करता है। तो कौन बने सीआरपीएफ के? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, असम कैडर के आईपीएस हैं। देखिए, जितने भी पुलिस फोर्स है उसके जो निदेशक या सर्वोच्च अधिकारी कौन बनते हैं? आईपीएस लोग ही बनते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है कौन? अजीत डोभाल जी, वो भी क्या है? आईपीएस ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको इन सब चीज की ट्रेनिंग होती है। और जो सचिव लेवल के जाएंगे वो सब कौन बनेंगे? आईएएस बनेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो रेलवे में पूछेगा ही। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? 26वें गवर्नर, हाँ, संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा क्या बने हैं? आरबीआई के गवर्नर, 26वें गवर्नर। आरबीआई में एक मुख्य गवर्नर होता है और 4 अन्य होते हैं। आपको पता है, एक मुख्य गवर्नर होता है और 4 अन्य गवर्नर होते हैं। ठीक है, देखिए आरबीआई से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? रेलवे का पेटेंट क्वेश्चन है, दहेज वाला।
आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया जी? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, उसके बाद आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। और जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ तो भी गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख ही थे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से चालू होता है? 1 जुलाई। ठीक है, हो गया बेटा क्वेश्चन गलत, ऐसे ही होता है। ठीक है, 1 जुलाई से चालू होता है क्योंकि 1 अप्रैल को सभी बैंकों का वित्तीय वर्ष नया चालू होता है, उन लोग अपनी रिपोर्ट देते हैं आरबीआई को। आरबीआई का वित्तीय वर्ष चालू होता है 1 जुलाई को। ठीक है, तो ये पूरे आरबीआई के क्वेश्चन हैं जो पूछे जाएंगे। आरबीआई कब बना? 1935। 1934 का अधिनियम, जब भारत सरकार अधिनियम आया। ठीक है, पहले सरकार का बैंक नहीं था, ये सरकार का बैंक कब बन गया? 1 जनवरी 1949 से। ये होता है डिस्कशन, अगर वो एक चीज पढ़ रहे हो तो पूरी चीज आपकी रिकॉल होनी चाहिए। ठीक है, आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन थे? संजय मल्होत्रा। किसका स्थान लिए? शक्तिकांत दास का। ये वही आदमी है जो सबको क्या देता है? वचन, कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त हुआ है? भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार बताइए। आर्थिक सलाहकार भैया ये वही आदमी है जो प्रधानमंत्री को पूरी वित्तीय सलाह देता है। ठीक है, पूरी वित्तीय सलाह देता है। कौन हुआ है ये? डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन। आर्थिक सलाहकार बहुत जबरदस्त टाइप से आदमी होते हैं, आईआरएस लोग होते हैं जो वित्त सेवा वाले होते हैं। यही वो आदमी है जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करवाता है बजट के पहले। कौन? आर्थिक सलाहकार। यही आदमी आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने की जिम्मेदारी आर्थिक सलाहकार की होती। कौन? भारत सरकार का कौन है? डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन। चलिए, वर्तमान में मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्तमान में चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है? हाँ, जनरल अनिल चौहान। ठीक है, हाँ, इससे पहले कौन था जी? हाँ हाँ, क्या होता है ये वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? हाँ, देखिए हमारी सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, ये पोस्ट पहले नहीं था सीडीएस का। जनरल बिपिन रावत बने पहले क्या? सीडीएस। तो अब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद सीडीएस और सीडीएस के बाद तीनों सेना के प्रमुख। ठीक है, तो पहले डायरेक्ट राष्ट्रपति होता था, राष्ट्रपति के बाद तीनों सेना प्रमुख आते थे। अब तीनों सेना प्रमुख को मैनेज करने के लिए वर्तमान चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ सीडीएस की नियुक्ति की गई। पहले किए गए कौन? जनरल बिपिन सिंह रावत जो हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए। अभी कौन बने हैं? जनरल अनिल चौहान। ये वो आदमी होते हैं, वो पारंगत योद्धा होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत से अचीवमेंट लेके रखे होते हैं। ऐसे नहीं है कि किसी को भी बना देते हैं। बहुत से गैलेंट्री अवार्ड, बहुत से मेडल, मतलब ये वो लोग होते हैं जो अकेले अपने दम पे सेना को जिताने की हिम्मत रखते हैं। इतना इनका मनोबल होता है। ठीक है, चाहे भारत का कैसा भी माहौल हो, भारतीय सेना में इतना टैलेंट है कि वो किसी भी माहौल में रह सकती है। किसी भी माहौल में सियाचिन ग्लेशियर जाओगे ना, तो अगर आप 2 मिनट के लिए भी बिना गर्म कपड़े के बाहर निकल जाओगे तो मर जाओगे। सियाचिन का ग्लेशियर सबसे ऊंचाई का रण स्थल है, वहां भी हमारी सेना रहती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़े पद है और बहुत टैलेंटेड लोगों को यहाँ भेजा जाता है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के भी प्रमुख है ये, और इनके प्रमुख कौन बन जाएंगे? राष्ट्रपति। तो कौन है सीडीएस अभी? जनरल अनिल चौहान। ठीक है, दूसरे नंबर के हैं, पहले कौन थे? बिपिन सिंह रावत। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? बताइए, बताओ। राष्ट्रीय सुरक्षा कार बोर्ड के अध्यक्ष हैं अभी कौन? आलोक जोशी। कौन है?
आलोक जोशी। अब ये क्या काम करता है, ये देश के आंतरिक मामलों में, आंतरिक सुरक्षा मामलों में और बाहरी सुरक्षा मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देता है, रिपोर्ट देता है। इन्हीं लोग पूरा इंटरनल वो निकालते हैं इंक्वायरी कि ये मूवमेंट चल रहा है, यहाँ ये हो सकता है, यहाँ वो हो सकता है। पूरा इनकी खुफिया एजेंसी के साथ तालमेल रहती है और इनको पूरा टिप मिलता है। ठीक है, तो यहाँ बोर्ड बोल रहा है तो बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक जोशी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल है। ठीक है, अजीत डोभाल के बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान में इंडिया के जासूस बन के भी 6 साल रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष आलोक जोशी। वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख या अध्यक्ष कौन है, हाँ बताइए, मार्शल अमरप्रीत सिंह। किसके, वायुसेना के। कौन से नंबर के, 28वें नंबर के हैं ये। ठीक है, वायुसेना प्रमुख। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है, पानी वाले सेना के, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। ये सब चीज पढ़ना है भैया, कभी कभी पूछ देता है डायरेक्ट। ये भी कौन से नंबर के हैं, ये 26वें नंबर के हैं। वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है, तीनों सेना, हाँ, जनरल उपेंद्र त्रिवेदी। ठीक है, जनरल उपेंद्र त्रिवेदी कितने, 30वें नंबर के हैं। और इन तीनों के प्रमुख कौन है आपके, सीडीएस। ठीक है, कौन है, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये अलग है, ये कई बार पेपर में पूछा है व्यापम के, कौन है, अजीत कुमार डोभाल। ये कौन है, आईपीएस हैं। आप लोग उरी द सर्जिकल स्ट्राइक देखे हैं, जो परेश रावल रहता है वो किसका एक्टिंग किया है, अजीत डोभाल का एक्टिंग किया है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में देखना, एक बार फोन में बात करता है और फोन को वो तोड़ देता है। ठीक है, तो यही लोग हैं जो पूरी व्यू रचना रखते हैं कि कैसे उनको मारना है। ठीक है, दुश्मनों पे कैसे अटैक करना है, कैसे पूरी कार्य प्रणाली, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल। पूरा राव एनआईए इनको पूरा टिप देता है कि ये मूवमेंट चल रहा है विदेशी देशों, दुश्मन देशों में ये मूवमेंट चल रहा है, तो उसके अनुसार इन लोग रणनीति बनाते हैं और वो करते हैं। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में परेश रावल ने जिनका एक्टिंग किया है वो है अजीत कुमार डोभाल। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है प्रधानमंत्री के। कुछ भी होगा प्रधानमंत्री डायरेक्ट इनसे बात करेगा। क्या करना है जी बताइए ऐसा करके। ठीक है, चलिए वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा, हमारे यहाँ परमाणु ऊर्जा भी काफी अच्छी है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, मुंबई। ठीक है, चलिए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है बताइए भाई, कौन है, अजीत कुमार मोहंती। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती। एक और जहां जापान है ना 2028-30 तक ये कोशिश कर रहा है कि अपने पूरे परमाणु बिजली घर बंद कर दे। क्यों, क्योंकि जापान क्या है, बहुत ज्यादा भूकंप का संवेदनशील क्षेत्र है। फुकुशिमा में लीक हो गया रिएक्टर, अगर परमाणु रिएक्टर लीक हो गया ना तो बहुत त्रासदी हो जाएगी। और हम अभी परमाणु ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं, सोचो वो हमसे कितना आगे हैं। हालांकि अभी हमने उनकी अर्थव्यवस्था को पछाड़ के कितनी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। ठीक है, चलिए तो ये है कौन, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, अजीत कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था जी, 69 में हुआ होगा। ठीक है, चलिए अगला, अपने यहां परमाणु ऊर्जा के लिए किनका नाम लिया जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। हाँ, एक मूवी आई थी ना, कौन सी, उसमें उन्हीं की कहानी है। ठीक है, चलिए हाँ, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार। क्या है ये, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जब पूरी सरकार, आचार संहिता लगने के बाद सरकार समाप्त हो जाती है तो सबसे पावरफुल आदमी कौन, चुनाव आयोग, और उसमें भी कौन, उसका मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2
अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी? ज्ञानेश कुमार। अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुखबीर सिंह संधू। एक है सुखबीर सिंह संधू। इन लोग भी सब आईएएस लोगों के बनाते हैं इन लोग, है ना, आईएएस कैडर के रहते हैं। दूसरे कौन है? विवेक जोशी। हमारे यहां जब चुनाव आयोग बना तो 1 सदस्य था, फिर 3 सदस्य हुआ, फिर 1 सदस्य कर दिए। अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हमारे यहाँ चुनाव आयोग। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था जी? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और आप लोग कौन से अनुच्छेद के तहत वोट डालते हो? पीएससी का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार मिला हुआ है। कौन से? अनुच्छेद 326 के तहत। तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस और 26 को क्या? वोट डालना। ठीक है, तो 326 के तहत हम लोग को वोट डालने का अधिकार है। चुनाव आयोग का अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 324। ठीक है। नमस्कार, चुनाव जय आयोग जोहार। कौन सा? केंद्र का। राज्य का निर्वाचन आयोग अलग होता है। राज्य का निर्वाचन आयोग किसमें है? अनुच्छेद 243 क्या? के है। के से क्या? नॉकआउट, जो हारा वो बाहर। ठीक है, तो राज्य में पंचायती राज का चुनाव आयोग है 243 के, केंद्र का है 324 और 326 के तहत आप वोट डालते हो। चुनाव आयोग बना 25 जनवरी 50 को, है ना, इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस। मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार। अन्य कौन है? सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, और अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो यही अन्य चुनाव आयुक्त बाद में क्या बन जाते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त। नहीं समझ आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, चुनाव आयोग खत्म। चलो, बहुत जबरदस्त आदमी जिंदगी में ये बन गया तो फिर मजा ही मजा है। ठीक है, कौन? वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसको बोलते हैं सार्वजनिक द्रव्य का प्रहरी, वॉच डॉग। ठीक है, जो भी सरकार का पैसा खर्चा होता है, यही आदमी टैली का सॉफ्टवेयर लेके बैठ जाता है कि भैया कहाँ गलत पैसा खर्चा हुआ है। ठीक है, कैग का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 148, है ना। क्या होगा? एक कैग होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका काम क्या होता है? सरकार की जितनी कंपनियां हैं उसका क्या करना? ऑडिट करना, और जो भी स्कीम में पैसा लग रहा है दुनियादारी, उसका ऑडिट करना। ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति रिपोर्ट कहां रख देगा? लोकसभा में, और लोकसभा में उधर बैठी है विपक्ष का नेता, वो उस रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये पैसा कहां खर्चा हुआ है। अगर वो संबंधित विभाग का मंत्री जवाब दे दिया ठीक ठाक तो ठीक है, नहीं बता पाया तो घोटाला, है ना। बोफोर्स घोटाला, जीप घोटाला, कोलगेट घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, इन्हीं आदमी ने उजागर किया। ठीक है, तो कैग अभी कौन है? कैग बताइए कौन है? संजय मूर्ति, है ना, संजय मूर्ति। ठीक है, कैग हैं ये। किनका स्थान लिए हैं ये? गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिए हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, पूरा अकाउंट इन्हीं के पास है। ठीक है, जैसे आपके जितनी महारत्न कंपनियां हो गई पब्लिक सेक्टर की, सरकार के और भी जो यूनिट हो गए, सबका हिसाब किताब ये ऑडिटिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया, ये हो गया कैग। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, 1,00,000% पूछेगा। कौन है? जस्टिस रामकृष्ण भूषण गवई। ठीक है, ये भी बहुत पावरफुल आदमी है।
क्यों? क्योंकि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और हमारे यहाँ दो अधिकार चलते हैं, एक होता है जुडिशियल रिव्यू और एक होता है रिव्यू ऑफ जजमेंट। रिव्यू ऑफ जजमेंट मतलब अपने ही डिसीजन को पलट देना, और जुडिशियल रिव्यू मतलब यही सर्वोच्च न्यायालय है जो आपके संविधान को बचा के रखा है। ठीक है, अगर कुछ गलत चीज बनती है संविधान में जो मौलिक अधिकार या किसको, आपके बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ेगी, तो ये आदमी और इसकी संस्था क्या करेगी? उस संविधान संशोधन को नल कर देगी, खत्म कर देगी, लागू नहीं होने देगी। जैसे कौन सा? 99 संविधान संशोधन है ना, जजों के नियुक्ति का कॉलेजियम का, उसको रद्द कर दिया उन लोग, बोले नहीं, जज वरिष्ठता के आधार पर ही बनाए जाएंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे वरिष्ठ जज होता है वही क्या बनता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। ठीक है, बहुत नॉलेजेबल आदमी रहते हैं लोग कानून के। अभी 52वें नंबर के कौन बने हैं? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई बने हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं के हाई कोर्ट के जज रहे होंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में आए, फिर सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। इन लोग का लास्ट में बनते हैं तो ज्यादा समय इन लोग नहीं रह पाते। ठीक है, चलिए, हैं कार्यकाल में वरिष्ठ भी है जो ज्यादा समय बिताया। ठीक है, ठीक। भारतीय एथलेटिक महासंघ के नए अध्यक्ष कौन है? पूछा जा सकता है, बताइए कौन है? बहादुर लोग ही ज्यादा खेल खेलते हैं। बहादुर सिंह सागू है ना, ये गोला फेंक खेलते थे, गोला फेंक, शॉट पुट थ्रो, और 2 बार के ओलंपियन है, 2 ओलंपिक गेम खेले हैं ये भारत की तरफ से। ठीक है, एथलेटिक्स मतलब इंडिविजुअल गेम, जो भी इंडिविजुअल गेम आप खेलते हो वो एथलेटिक्स में आ जाता है। जो ग्रुप गेम खेलते हो उसका अलग नाम है, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, लेकिन आप जो सिंगल खेलोगे उसमें आप क्या कहलाते हो? एथलेटिक्स कहलाते हो। ठीक है, चलिए, बहादुर सिंह संघू कौन है? भारतीय एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष है ना, इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इन्होंने इतना जबरदस्त काम किया इस संस्था ने कि पिछले 8 से 10 साल में पूरी दुनिया की नजर स्पेस कार्यक्रम में किसके ऊपर टिक गई? भारत के। जो काम विदेशी लोग अरबों रुपए में करते हैं, हम लोग कुछ 100 करोड़ में कर लेते हैं। ये इंडिया का टैलेंट है भैया। ठीक है, अपन मतलब कम में बम, हाँ नहीं तो ये भी एक कला है भैया, जुगाड़ भी एक कला है। एक्चुअल में उसका नाम देख दिया गया जुगाड़, उसको बोलते हैं संसाधनों का सदुपयोग। ठीक है, संसाधनों का सदुपयोग। आपकी 2 कुर्सी है, एक कुर्सी का एक पैर टूटा है, एक कुर्सी का दूसरा पैर, दोनों को जोड़ दो, एक कुर्सी बन जाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं संसाधनों का सदुपयोग, है ना। तो हम बहुत कम पैसे में क्या करते हैं? अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को सफल कर देते हैं। अब ये पीएससी और यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में बताइए, अंतरिक्ष बाजार के बारे में बताइए। भारत बहुत अच्छा बाजार है अंतरिक्ष कार्यक्रम का। क्यों? क्योंकि हम बहुत सस्ते में पूरे रॉकेट को पहुंचा देते हैं। ठीक है, और रॉकेट कहां से छोड़ते हैं जी हम लोग? श्रीहरिकोटा, जो कहां है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर। ठीक है, सीमा पर है। कौन सा झील में है? पुलिकट झील में है। पुलिकट झील क्या है? लैगून झील है। लैगून झील क्या होता है? जब समुद्र का पानी कट के थोड़ा अलग हो जाता है, झील जैसा बन जाता है, उसको लैगून बोलते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा, पानी, और पानी के उस पार क्या है? पुलिकट झील ही पानी है, उस पार क्या है आपका? श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है, और वहां से क्या करते हैं हम लोग? रॉकेट छोड़ते हैं। इसको बोलते हैं प्रक्षेपण केंद्र। क्या बोलते हैं? हाँ, और आपका उड़ीसा का चांदीपुर द्वीप कौन सा है? परीक्षण केंद्र है वो, है ना। उड़ीसा के बालासोर चांदीपुर में हम लोग क्या करते हैं? रॉकेट को फोड़ते हैं, बम को टेस्ट करते हैं। लेकिन रॉकेट उड़ाते कहां से हैं? श्रीहरिकोटा से। दोनों अलग है, एक होता है प्रक्षेपण केंद्र और एक होता है परीक्षण रेंज। ठीक है, समझ में आ गया?
चलिए इसरो के 11वें अध्यक्ष देख लेते हैं, कौन? डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, डॉक्टर वी नारायणन। इसरो का गठन कब हुआ था जी? 15 अगस्त 1969 सॉरी 15 अगस्त 1969 को इसका गठन हुआ था इसरो का। केंद्र कहाँ है? मुख्यालय बेंगलोर में है ना, इसलिए बेंगलोर को स्पेस सिटी बोला जाता है। ठीक है, बेंगलोर को अपने को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है ना। तो ये है इसरो। ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम में बहुत जबरदस्त। अब आप देख लो, हम लोग मंगल में भी भेज दिए भैया। ठीक, अगला अंतरराष्ट्रीय हॉकी के महासंघ के अध्यक्ष कौन है? हॉकी के महासंघ के अध्यक्ष चक दे इंडिया, बताइए भाई कौन है? तैयब इकराम। तैयब इकराम अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। ठीक है, मानव अधिकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत खतरनाक संस्था है ये भी। राष्ट्रीय मानव अधिकार, बताइए कौन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष? न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। कौन? न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। ये कौन होता है मानव अधिकार के अध्यक्ष? जस्टिस लोग होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश मानव अधिकार का क्या बनता है? अध्यक्ष बनता है। ठीक है, और मानव अधिकार से संबंधित पूरा काम देखेगा, और सरकार या कोई भी संस्था आपके मानव अधिकार को खत्म की तो ये आदमी उसके ऊपर फायर हुआ। ठीक है, कोई भी, चाहे सेना क्यों ना हो। ठीक है, कई बार नक्सल इलाके में क्या होता है, जब गोलीबारी होती है तो कुछ निर्दोष लोग भी मर जाते, तब मानव अधिकार आ जाता है। फिर भैया ये मरे कैसे? ये गलत हो रहा है। आप नक्सली बोल के सामान्य लोगों को नहीं मार सकते। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके मौलिक अधिकार, मानव अधिकार सबके लिए खड़ा है। ठीक है, कौन? मानव अधिकार आयोग। कौन है इसके अध्यक्ष? न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए समझ में आ गया मानव अधिकार का काम। भारत की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, इसका बताने की जरूरत नहीं है आपको महिला आयोग का। ठीक है, तो महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष है आपका विजया किशोर राहटकर। ये महिला अधिकारों के संबंध में आवाज उठाते हैं। कहीं भी जहां बहुत अत्याचारी है या कुछ भी हो रहा है महिलाओं के साथ गलत, तो ये लोग आवाज उठाते हैं और पूरे कोर्ट से आपको न्याय भी दिलाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो सबसे अच्छा काम पिछले कुछ दशकों में किया है वो है महिला तस्करी को रोकना। ठीक है, जो बच्चियां बेच दी जाती है किसी भी काम के लिए, छोटे राज्यों की, छोटे शहरों की, उनको रोकने में महिला आयोग का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, आप वो देखें गजनी पिक्चर, हालांकि वो महिला आयोग वाली रहती नहीं है, वैसे ही तस्करी होता है। ठीक है, विजया किशोर राहटकर कौन? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। चलिए, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी सीईओ, ठीक है, कौन है भैया सीईओ? हाँ, BVR सुब्रमण्यम, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसमें पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? एक होते हैं अध्यक्ष, ठीक है, एक होते हैं उपाध्यक्ष, एक होते हैं सीईओ। तो अध्यक्ष कौन है अभी? हाँ, अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। दूसरा उपाध्यक्ष कौन है? शाबाश, तुम ही लोग हो जो मेरे को फील कराते हो कि मैं बहुत होशियार हूं। ठीक है, चलिए, उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। और काम पूरा कौन देख रहे हैं? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। ठीक, इसका काम क्या है जी? योजना आयोग को खत्म किया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद को खत्म किया गया, दोनों संस्था की जगह क्या बनाया गया? नीति आयोग। कब बनाया? 1 जनवरी 2015। इसका नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये क्या करती है? दीर्घकालीन योजनाओं पे काम करती है। ठीक है, और विकास का कार्य कर रही है। अभी तक किसी को समझ नहीं आया है, लेकिन कर रही है। ठीक है, चलो यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं।
भारत मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ये जो पैसे वाले गुंडे रहते हैं ना, उन लोगों को तगड़ा देती है ये बत्ती। कौन? सेबी, है ना, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जो शेयर ट्रेडिंग होता है ना, उसको पूरी तरह रेगुलेट कौन करती है? सेबी, ताकि निवेशकों का पैसा ना डूबे। म्यूचुअल फंड को कौन पूरा रेगुलेट करती है? सेबी, ताकि निवेशकों का पैसा ना डूबे। आप लोग ऐड देखते होंगे क्या, प्रतिभूति बाजार में पैसा वो लगाने, मार्केट वाला फैक्टर का एक छोटा सा ऐड आता है, वो यही सेबी चलवाती है भैया। और सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने आपके? तुहिन कांता पांडे। ठीक है, तो ये भी बहुत पावरफुल संस्था है पैसे के मामले में। कोई भी आदमी आपका शेयर वेयर में पैसा ऐसा ले रहा है, गलत कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, सेबी में कंप्लेन करो सीधा। ठीक है, सेबी का गठन पूछता है जी, सेबी का गठन कब हुआ? सेबी का गठन हुआ है 12 अप्रैल 1988, और इसको अधिनियम के तहत वैधानिक दर्जा कब मिला है? कब? 1992, 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक दर्जा मिला, संसद में एक कानून पास करके। तो ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये है सांविधिक या वैधानिक संस्था। ऐसी संस्था जिसको एक अधिनियम पास करके बनाया जाता है, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, उसको बोलते हैं सांविधिक या वैधानिक संस्था। ठीक है, तुहिन कांता पांडे पूछता ही पूछता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यालय कहाँ है सेबी का? मुंबई, है ना। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नवनियुक्त डिप्टी गवर्नर है। ठीक है, कौन है? पूनम गुप्ता, अभी 45-50 दिन पहले बनी हुई है। क्या? आरबीआई की गवर्नर। अन्य गवर्नर कौन है? एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, स्वामीनाथन, जय किरण। ये चारों क्या है? उप गवर्नर या अन्य गवर्नर। मुख्य गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी, जबरदस्त आदमी, है ना, ये मतलब बाहुबली टाइप का आदमी, किसी से कोई मतलब नहीं, पर हम टॉप के आदमी है। महान्यायवादी मतलब अनुच्छेद 76 के अनुसार क्या है? भारत का महान्यायवादी। ये कौन होता है? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है भारत सरकार का। अन्य शब्दों में भारत सरकार का क्या है? वकील है। जहां भारत सरकार को केस लड़ना है, ये आदमी जाएगा, महान्यायवादी, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता वाले आदमी को बनाते हैं। ये आदमी में इतनी पावर है, ये संसद के दोनों सदनों का क्या है? सदस्य नहीं है, तो भी संसद के दोनों सदनों में अनुच्छेद 88 के तहत जाके बैठक में बैठ सकता है, बोल सकता है, पर वोट नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये 76 के तहत भारत के महान्यायवादी, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, भारत सरकार का वकील, जहां भारत सरकार को अपना पक्ष रखना है, ये आदमी जाएगा। और ये संसद की बैठकों में बैठता है अनुच्छेद 88 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। तो कौन है अभी भारत के महान्यायवादी? बताइए भाई, कौन है जी? चलिए, श्री आर वेंकट रमणी। कौन है? श्री आर वेंकट रमणी। ठीक है, 16वें महान्यायवादी हैं ये भारत के। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CIC, कौन है मुख्य सूचना आयुक्त? आपके एडीओ में है सूचना का अधिकार अधिनियम। कौन? हीरालाल सामरिया। ठीक है, कौन से धारा के तहत? धारा 12 के तहत। क्या होती है? मुख्य सूचना आयुक्त का, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। ठीक है, और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल को हटा दिए, 65 वर्ष की आयु तक और अवधि जो भी केंद्र सरकार
विहित करे। सामान्यतः 3 साल। 2019 के संशोधन में ये पहले भी क्वेश्चन कराए जब, तो इसमें विवाद हुआ, तो भैया 2019 के संशोधन में इसके 5 साल का जो कार्यकाल है उसको हटा दिया। वहां लिख दिया है जो केंद्र सरकार विहित करे, उतने दिन रहेगा, पर 65 साल से अधिक नहीं रहेगा। दूसरे क्लॉज में लिखा है कि ये अन्य सूचना आयुक्त है और उसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त बना, तो दोनों का कार्यकाल मिला के 5 साल से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो कौन है मुख्य सूचना आयुक्त? हीरालाल सामरिया। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है बताइए? हरिवंश नारायण सी। और राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, कौन है वो? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सी। जब संयुक्त बैठक होता है किसका? सदन का, संसद का, तो अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। वो नहीं रहेगा तो लोकसभा उपाध्यक्ष। वो भी नहीं रहेगा तो राज्यसभा का उपसभापति। वहां सभापति नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि सभापति सदन का सदस्य है ही नहीं, हो तो उपराष्ट्रपति था, इसलिए यहां अध्यक्ष बन बैठा है। तो फिर ये करेंगे कौन? हरिवंश नारायण। और ये भी नहीं रहेंगे तो फिर किसी एक को चुना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी। कौन है? ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला जी है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, चलिए इसमें एक आध दो क्वेश्चन। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, सब रट लिए। तो रेलवे एक बार पूछ लिया, दूसरे लोकसभा अध्यक्ष कौन? सही में पूछा है, कौन है जी? बस अनंत संयम आयंगर। और यही लोकसभा अध्यक्ष है जिनको हटाने के लिए कार्रवाई भी हुई थी, है ना? अनंत संयम आयंगर के लिए भी हुआ था, मेरे को जितना पता है। पहले कौन है? जीवी मावलंकर, दूसरे अनंत संयम आयंगर। अब आ जाते हैं 15वीं लोकसभा अध्यक्ष। कौन? मीरा कुमार, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। 16वीं में कौन आए? सुमित्रा महाजन। 17वीं में कौन आया? ओम बिरला। 18वीं में भी कौन है? ओम बिरला। ठीक है, चलिए ये हो गया। ऐसे ही है भैया। सर्वाधिक बार बजट के पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, और पहली बार किस महिला ने बजट पेश किया था? इंदिरा गांधी। किसने? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, क्योंकि वित्त विभाग उन्हीं के पास था। एक क्वेश्चन आता है, बजट पेश करने से पहले बजट लीक हो जाए तो क्या होगा? हाँ, संबंधित मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। सरकार क्यों नहीं गिरेगी? सरकार गिर जानी चाहिए ना ऐसे में। तो देखिए भैया, जब मैं पॉलिटी पढ़ाया था तो बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाया था, सामूहिक रूप से। हाँ, और पढ़ा दी। एक वीडियो है, ठीक है, पॉलिटी का ब्रह्मास्त्र, उसको देखना। ठीक है, 3 घंटे का वीडियो है, 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, है ना? फास्ट फॉरवर्ड में है, 100 क्वेश्चन है। ऐसे तबाही क्वेश्चन है कि पीएससी प्री तक का तैयारी हो जाएगा। देखिए, 2 चीज होती है ना? सरकार सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। अगर लोकसभा में तुम लोग मिल के नहीं रहोगे तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति। अब ये आदमी को बजट दिए बना के, ले भाई कल सुबह लेके आना, तो उसका काम है ना कि उसको सहेज के रखे, लीक नहीं होना चाहिए। तो बजट लीक हुआ तो किसकी गलती हो? मंत्री की। और वो मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति उसको क्या करेगा? पद से हटा देगा। लेकिन बजट पेश किए और लोकसभा में बजट पास नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सरकार गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हारे पास बहुमत था। जब बहुमत था तो बजट पास होना चाहिए। तुम्हारा बजट पास नहीं हुआ, मतलब बहुमत किसके पास चले गया? विपक्ष के पास। और बहुमत जिसके पास रहेगा वही आदमी क्या बनाएगा? सरकार बनाएगा। ठीक है, निर्मला सीतारमण, है ना? किसमें है बजट? अनुच्छेद क्या?
211 280 वित्त आयोग है। 110 111 क्या है जी? 12 है, देख लीजिएगा 112 है 111 है, मैं भी भूल गया हूं, लेकिन अनुच्छेद 280 है वित्त आयोग। ठीक है, चलिए निर्मला सीतारमण। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन है? अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 15वें के कौन से? एन.के. सिंह। राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत क्या करता है? हर 5 साल या उसके समाप्ति के पहले एक वित्त आयोग का गठन करेगा। जो वित्त आयोग का काम क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य करों का बंटवारा और वित्तीय सलाह देना। ठीक है, तो वित्त आयोग बनता है। अब ये बन गया 16वां वित्त आयोग, किसकी अध्यक्षता में? अरविंद पनगड़िया की। ये अपनी रिपोर्ट कब देगा? ये अपनी रिपोर्ट देगा 2025 में। कब? 2025 1 अप्रैल को। और 2025 1 अप्रैल से, ठीक है, 31 मार्च कब? 2030 तक इसका रिपोर्ट क्या होगा? चलेगा। 5 साल के लिए चलता है, हर 5 साल के लिए। वित्त आयोग का गठन का, वित्त आयोग की रिपोर्ट कितने साल चलती है? 5 साल। 5, ये जो रिपोर्ट दिया होगा उसमें अगर बोला होगा कि इतने पैसे में ये इतना % राज्य को दिया जाएगा, तो 5 साल हमको उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये केंद्र और राज्य के मध्य क्या करता है? करों का बंटवारा। और वित्त आयोग 16वें वित्त आयोग का 5 साल तक रिपोर्ट चलेगा। 15वें वित्त आयोग का रिपोर्ट 20 में लागू हुआ था, 25 में खत्म। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके प्रमुख क्या? नियुक्तियां। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं क्या? निधन एवं चर्चित पुस्तकें। निधन एवं चर्चित पुस्तकें। ठीक है, इसमें भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भैया, देखना है। चलिए, निधन एवं चर्चित पुस्तकें। चलिए, पहला देख लेते हैं फिल्म जगत से। फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन कब हुआ है जी? 4 अप्रैल 2025 को। ठीक है, इनको और किस नाम से जाना जाता है? भरत कुमार के नाम से, भारत कुमार के नाम से, है ना। और इनका ओरिजिनल नाम क्या है? इनका ओरिजिनल नाम है हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। यही वो आदमी है जो 70-90 के दशक में अकेले देशभक्ति निभाए हैं भैया फिल्म इंडस्ट्री में। ठीक है, गाना सुने हो ना, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। हाँ हाँ हाँ, वही है, यही मनोज कुमार है ना। क्रांति पिक्चर देखे हो कि नहीं? हाँ, वही मनोज कुमार है। ठीक है, चलिए, तो इनका निधन हुआ 4 अप्रैल 2025 को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता आदमी है ये। ठीक है, बिहार कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध था जी? है ना, शारदा सिन्हा। बहुत ही जबरदस्त और यूनिक वॉइस थी, रफ वॉइस थी। और मेरे को लगता है कि पिछले 50 साल में और आने वाले और 50 साल तक छठ पूजा में केवल इन्हीं के गाने बजेंगे। बहुत जबरदस्त गाना गाते थे। ठीक है ना। आपके बहुत से पिक्चरों में इनके गाने हैं। ठीक है, जैसे मैंने प्यार किया, देखियो, हाँ उसमें है। ठीक है, उसके बाद अभी इनको मरणोपरांत क्या मिला है? मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है। क्या मिला है? पद्म विभूषण, है ना। पद्म विभूषण 2025 मिला है। 2025 मिला है। ठीक है, ये इनका वीडियो अभी चल रहा था, रील्स में दिखा रहा था। इनके कोई रिलेटिव हैं जो पद्म विभूषण लेने जाते हैं। ठीक है, इनका निधन हुआ है 5 नवंबर 2024 को। किनका? शारदा सिन्हा का। मरणोपरांत क्या मिला है इनको? पद्म विभूषण। डायरेक्ट पूछ दिया इनमें से किसको पद्म विभूषण मिला है या नहीं मिला है, तो फिर क्या करोगे? हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च के पोप का निधन हुआ। पोप मतलब क्या होता है जी? हाँ, हाँ, चर्च के पंडित बोल लो। सबसे बड़े धर्म गुरु, जैसे हमारे यहाँ उन लोग हैं ना, सरस्वती जी लोग, वैसे ही सबसे बड़े धर्म गुरु को लोग क्या बोलते हैं? पोप बोलते हैं। ठीक है, तो अभी किस पोप का निधन हुआ है भैया?
पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। किस पोप का निधन हुआ है? पोप फ्रांसिस। कौन से चर्च के हैं? कैथोलिक। एक कैथोलिक और एक क्या प्रोटेस्ट, क्या होते हैं? बहुत सारा हो गया, दो ही जानते हम लोग, ठीक है। तो कैथोलिक चर्च के कौन पोप? पोप फ्रांसिस। ये बहुत फेमस होते हैं भी अपने क्षेत्र के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के 15वें प्रधानमंत्री जी का निधन कब हुआ? 15वें प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। कब निधन हुआ है? 26 दिसंबर 2024 को। 4 को तो बने थे ये, ठीक है। भारत के 15वें प्रधानमंत्री 26 दिसंबर 2024 को निधन हुआ है, ठीक है। लोग कुछ भी बोले, लेकिन भारत में जो आज भी माइलस्टोन कानून चल रहे हैं उनमें इनका हाथ है। सबसे पहले मनरेगा, दूसरा सूचना का अधिकार अधिनियम, तीसरा फूड सिक्योरिटी बिल, ठीक है। तो ये इन्हीं के शासनकाल में पास हुआ है भैया। हाँ, वो तो उस समय तो वो वित्त मंत्री थे। और जो आज आप जितने भर के दुनियादारी देख रहे हो ना, जो विदेशी कंपनी भारत आई है तो वो इन्हीं के कारण आई है। इन्होंने उदारीकरण की नीति प्रस्तुत की 1991 में, ठीक है। 91 में नीति प्रस्तुत की। उसके बाद भारत में क्या हुआ? विदेशी कंपनियां वापस व्यापार की। 1991 में इतनी मंदी आ गई कि हमको अपना सोना गिरवी रखने का नौबत आ गया। और उस समय हमने अपने मुद्रा का क्या किया? अवमूल्यन किया, डिवैल्यूएशन किया, ठीक है। तब हमारे यहाँ व्यापार चला। जैसे होंडा कंपनी आई, वो भारत के हीरो साइकिल वाली कंपनी के साथ जुड़ के मोटरसाइकिल बेची, ठीक है। जैसे एक्सकॉर्ट कंपनी आई, वो टीवीएस के साथ जुड़ी। सुजुकी कंपनी आई, वो मारुति के साथ जुड़ी, है ना। ये मैं एक ही क्षेत्र का बता रहा हूं। तो इन लोग पूरा, फिर भारत में क्या हुआ? बहुत ज्यादा आपका उद्योगीकरण प्रारंभ हुआ। और दूसरी चीज, बहुत सी चीजों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। और सरकार जो बहुत से उद्योग है उनको राष्ट्रीयकरण को समाप्त करके उनको प्राइवेट क्षेत्र को भी चलाने दी। तो भारत को वापस जिंदा करने वाले आदमी उस समय के थे कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज भी बड़ी बड़ी विदेशी यूनिवर्सिटी में इनकी अर्थशास्त्र की पुस्तकें चलती है ना। तो ये आदमी कहे थे कि नोटबंदी किसी भी हाल में सक्सेस नहीं हो सकती, भारत जैसे देश में नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए, कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये लास्ट समय कहां से सांसद थे? राजस्थान से। और अधिकतम कहां से रहे हैं? असम से। असम में भी कहां? राज्यसभा सांसद। एकमात्र प्रधानमंत्री जो पूरा प्रधानमंत्री कार्यकाल तक केवल क्या रहे हैं? राज्यसभा सांसद। ये लोकसभा के सांसद कभी भी नहीं बने हैं, ठीक है। तो भी इतना जबरदस्त काम किए हैं। चलिए, क्या हो गया जाकिर हुसैन को? हाँ, रुक जाओ भैया, अभी मनमोहन सिंह जी अभी गए नहीं, अभी और इनका पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इनकी 2 पुस्तक हैं जो पूछता है। पहला क्या? बदलता भारत। बदलता भारत किनकी पुस्तक है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। दूसरी कौन है इनकी? आर्थिक सुधार एक दशक। दूसरी पुस्तक है आर्थिक सुधार एक दशक, ठीक है। ये दोनों पुस्तकें मनमोहन सिंह जी की है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। वाह ताज, है ना, जाकिर हुसैन जी, है ना। फिर दिसंबर 2024 में विश्व के प्रसिद्ध किस तबला वादक का निधन हुआ है? कौन? जाकिर हुसैन। घुंघरालू बाल वाले, पतले दुबले से। हम इनका तबला वादन देखे कहाँ पे? खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में। इतने सरल और सभ्य संगीत कला महोत्सव जब हुआ खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में, तो ये आए थे तबला वादन करने। इतने सरल सभ्य, अपना तबला खुद लेके आए, बैठे और जबरदस्त तरीके से बजाए, ठीक है। तो वाकई ही, है ना, वाकई ही ये एक मतलब आइकॉनिक पर्सन थे म्यूजिक के क्षेत्र में। कौन? जाकिर हुसैन, तबला वादक भैया, है ना। चलिए,
कहाँ इनका निधन हुआ है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, यूएस में हुआ है ना। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? जाकिर हुसैन अल्लाह राखा कुरैशी। ठीक है, क्या नाम है? जाकिर हुसैन अल्लाह राखा कुरैशी। ठीक है, सबसे बड़ी बात, संगीत के क्षेत्र में 4 बार ग्रैमी अवार्ड मिला है। हाँ हाँ, संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड 4 बार मिला है। किसको? जाकिर हुसैन को। चलिए आगे देख लेते हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन, ठीक है, एमिरेट्स रतन नवल टाटा जी का निधन कब हुआ? रतन टाटा। ठीक है, अगर बोल दें तो भारत के सच्चे रत्न थे भैया। कौन? रतन टाटा। 9 अक्टूबर 2024 को। कहा? मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में। ठीक है, ब्रीच कैंडी अस्पताल में। मतलब एक ऐसी आत्मा, एक ऐसा ऑरा है इनका कि पूछो मत। टाटा होटल जो है आपका, कौन सा? मुंबई का ताज होटल, वहां कुत्ते अंदर जाते हैं, किसी भी कुत्ते को मार के नहीं भगाया जाता किसी भी उनके होटल में। ठीक है, आपने वीडियो देखा होगा। दूसरा चीज, जब रतन टाटा जी से पूछा गया कि आपकी इतनी बड़ी संपत्ति होते हुए भी आप सबसे अमीर लोगों में नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एक उद्योगपति हूं और बाकी लोग क्या है? बिजनेसमैन है, और दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। उद्योगपति का काम है उत्पादन करना, ठीक है, और बिजनेसमैन क्या करता है? लाभ कमाता है। ठीक है ना? बोलते हैं ना, जूते में बाटा और लोहे में टाटा, दोनों का कोई तोड़ नहीं है। आप अपने चारों ओर देखोगे तो हर चीज है इनके पास। सॉफ्टवेयर में अभी जो आप रेलवे का एग्जाम दिलाओगे एनटीपीसी का, इन्हीं की कंपनी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, वो पूरा सॉफ्टवेयर बना के एग्जाम करवाएगी। ठीक है, जो आप हवाई जहाज भारत में आया है, इन्हीं की देन है। सबसे पहले पायलट भारत के कौन थे? जमशेदजी टाटा थे, उन्हीं की एयरलाइंस थी। उनको क्या किए? राष्ट्रीयकरण करके सरकारी बना दिए। फिर बाद में जब इंडियन एयरलाइंस बिकी तो कौन वापस खरीदा? रतन टाटा जी खरीदे, है ना। 2 प्रीसियस कार ब्रांड, कौन सा आपका? जगुआर और लैंड रोवर, दोनों को खरीदे हैं। ठीक है, ऐसा बताते हैं जब टाटा अपने उसके इंडिका के मॉडल को लेके गए थे फोर्ड के पास, तो उनकी बेइज्जती कर दिए। अरे ये तो ऐसी गाड़ी वैसी गाड़ी है। तो सोचो अब फोर्ड का जो ब्रांड है आपका, कौन? लैंड रोवर होगा शायद, हाँ, या जगुआर होगा, उसको कौन खरीद लिया? है ना, टाटा खरीद लिए। ठीक है, ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप तैयारी करते हो यूपीएससी की, नहीं निकला सीजीपीएससी, नहीं निकला व्यापम, और नहीं निकला तो चपरासी का फॉर्म भर दिए, कहीं तो लगे। तो भैया मनोबल ऊंचा रखो। ठीक है, आप हर एक स्टेप में एक एक कदम पीछे भाग जाते हो, और जो फेल होता है वो हर एक स्टेप में एक एक कदम आगे जाता है। ठीक है, तो अपना व्यू हमेशा ऊपर रखो। कैसे नहीं होगा? समय लगेगा, समय को समय दो, सब चीज समय से मिलेगा। ठीक है, तो कौन? रतन टाटा। आज भी कैंसर हॉस्पिटल में जो टाटा, हाँ, मेमोरियल इनका जो अस्पताल है, जो भी नाम है, सबसे टॉप का अस्पताल है, और कोई बहुत ज्यादा वहां फीस नहीं है, पर यह है नंबर लेट से आता है। ठीक है, चलिए, ये हो गया रतन टाटा जी। हाँ, जूडियो जो जानते हो ना, 199 रुपए में टी शर्ट, वो भी टाटा का है। ठीक है, मनोज कुमार फिल्म अभिनेता का असली नाम क्या था जी? अभी बताए, हरिकिशन गोस्वामी। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री जिनका हाल ही में निधन हुआ और आरबीआई के गवर्नर थे, कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, कब से कब तक गवर्नर थे? 1982 से 1985 तक भारत के गवर्नर थे। ठीक है, चलिए, वर्तमान में कौन है भारत के गवर्नर? संजय मल्होत्रा। ठीक है, आरबीआई गवर्नर। अगला, पोप फ्रांसिस किस देश के कैथोलिक चर्च के धर्म गुरु थे? बताइए। इसमें इटली दिया हुआ है। ठीक है, इटली क्या? वेटिकन सिटी। चलिए,
मोस्ट इंपॉर्टेंट, फरवरी 2025 में लॉन्च हुई आत्मकथा दिया सलाई के लेखक कौन है? बताइए कौन है जी दिया सलाई के लेखक? दिया सलाई मतलब क्या होता है? माचिस, ठीक है। चलिए कौन थे? द ग्रेट कैलाश सत्यार्थी। इनका जो आंदोलन है क्या? बचपन बचाओ आंदोलन। बच्चों के लिए इतना काम किए हैं, बच्चों के बचपन को बचाने के लिए, बाल मजदूरी, शोषण सबसे बचाए हैं। शानदार, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2014, ठीक है, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को एक साथ मिला, ठीक है। इनकी आत्मकथा है क्या? दिया सलाई, ठीक है। इनकी अन्य पुस्तक बताता हूं भैया जो पूछा जाएगा, क्या? एवरी चाइल्ड मैटर्स, पहला पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स, दूसरा है ना व्हील फॉर चिल्ड्रन, तीसरा द बुक ऑफ कंपनसेंस। ये तीनों पुस्तक है किसकी? कैलाश सत्यार्थी की। अभी इनकी लॉन्च हुई है दिया सलाई, इनकी आत्मकथा है। बचपन बचाओ के लिए बहुत, इनकी संस्था का नाम है बचपन बचाओ, ठीक है। बच्चों के लिए बहुत काम किए हैं ये, बहुत ज्यादा, ठीक। चलिए 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया गया, है ना। रतन टाटा, एक कंप्लीट बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। रतन टाटा एक कंप्लीट बायोग्राफी के पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है A.K. गांधी। कौन है? A.K. गांधी। एक और पुस्तक है रतन टाटा ए लाइफ, है ना, रतन टाटा ए लाइफ, ठीक है। इसके लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू। कौन है? दोनों एक समान लगती है, मैथ्यू, है ना, थॉमस मैथ्यू। रतन टाटा एक कंप्लीट बायोग्राफी बोलेगा तो A.K. गांधी, रतन टाटा ए लाइफ बोलेगा तो थॉमस मैथ्यू। इनकी जीवनी पर भी एक पिक्चर बन रही है, शायद इनके ऊपर भी पिक्चर बन रही है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसेस के लेखक कौन? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसेस के लेखक कौन है भैया? किरण बेदी। कौन? किरण बेदी। किरण बेदी जेलर थी तिहाड़ जेल की, और तिहाड़ जेल में उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया, बहुत से नवाचार का प्रयोग किया, ठीक है, बहुत से सुधार किए। तो तिहाड़ जेल में जो सुधार किए हैं और जो काम किए हैं उस पे पुस्तक है कौन सी? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसेस। कौन? किरण बेदी, ठीक है। भारत की पहली महिला IPS, है ना। इनको क्या बोला जाता है? क्रेन वुमेन। गलत जगह पे गाड़ी खड़ी हुई थी, किनकी? इंदिरा गांधी की, है ना। कोई बहुत बड़े नेता की गाड़ी खड़ी हुई थी, वो गाड़ी कोई उठवा दिए क्रेन से, तो इनका नाम रख दिया गया क्रेन वुमेन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसेस किरण बेदी। इंडियन, ठीक है, इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड के लेखक कौन है? मोदी जी के ऊपर इंडियन रेनेसा या मोदी डिकेड के लेखक है डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। पुस्तकों का नाम तो पूछेगा ही पूछेगा भैया, ठीक है। चलिए अगली पुस्तक, है ना, वाइल्ड फिक्शन एसेस निबंध, ठीक है, वाइल्ड फिक्शन एसेस निबंध। कौन? अमिताभ घोष। कौन है? अमिताभ घोष। काफी फेमस लेखक हैं ये, इंडिया के हैं लेकिन रहते शायद विदेश में हैं, ठीक है। चलिए अगला, द सर्किल ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। कौन है? सुधा मूर्ति, ठीक है। इन्फोसिस के जो ओनर है उनकी वाइफ है ये, ठीक है। और जो आपके ऋषि सुनक हैं उनकी सास है ये, सग्गी सास है, जो कहाँ? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, UK के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ऋषि सुनक, उनकी सास है सुधा मूर्ति, और महिला उत्थान के लिए बहुत काम की हैं, ठीक है। करोड़पति में आई थी तो इनका वो एपिसोड देखने लायक था। कपिल शर्मा में भी आई हैं ये सुधा मूर्ति। इन्फोसिस के जो आपके फाउंडर है उनकी वाइफ है। हाँ हाँ,
टाटा की सबसे फर्स्ट, हाँ ये बताई थी वहां पे, टाटा की सबसे फर्स्ट फीमेल वर्कर है स्टील कंपनी की। बहुत चैलेंजिंग के साथ इन्होंने कहाँ काम किया था? टाटा के फील्ड में काम किया जहां लोहा बनता है, ठीक है, सुधा मूर्ति। चलिए, कौन सी? सर्किल ऑफ लाइफ। उसके बाद ऑर्बिटल के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक, कहानी इसकी जबरदस्त है, ऑर्बिटर। ऑर्बिटर की लेखक कौन है? ऑर्बिटर की लेखक है कौन? सामंता हार्वे। कहानी सुनोगे, क्या है इसका? ठीक है, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा जो एक दिन बिताया गया है उसकी पूरी कहानी है क्या? द ऑर्बिटर। ठीक है, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा बिताई गई एक दिन की पूरी कहानी है। उपन्यास है ये, है ना, उपन्यास है। और 2024 का बुकर पुरस्कार जीती है ये उपन्यास। बुकर पुरस्कार क्या होता है? साहित्य के क्षेत्र का बहुत बड़ा पुरस्कार है। ऐसे उपन्यास जो डायरेक्ट इंग्लिश भाषा में लिखे गए हैं, ऐसे उपन्यास जो डायरेक्ट अंग्रेजी भाषा में लिखे गए हैं और कहाँ प्रकाशित हुए हैं? यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित हुए हैं, उनको मिलता है क्या? आपका बुकर पुरस्कार। और 2024 का बुकर पुरस्कार सामंता हार्वे की जो पुस्तक है ऑर्बिटर ने जीता है। एक और होता है क्या? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। एक तो केवल बुकर है, बुकर मतलब जो डायरेक्ट इंग्लिश में लिखा गया, एक है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। किसी अन्य भाषा में लिखी गई उपन्यास को इंग्लिश भाषा में अनुवादित करते हैं, उनको मिलता है क्या? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। वो भी कहां प्रकाशित होनी चाहिए? आयरलैंड या यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, बहुत फेमस अवार्ड है ये। अभी मेरे ख्याल से नॉमिनेशन में या अपने इंडिया के कोई जीत गई, हाँ, अपने यहाँ की कहानी थी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उन्होंने बुक निकाला था। ठीक है, चलिए, वॉइस फॉर द वॉइसलेस के लेखक कौन है? वॉइस फॉर द वॉइसलेस, दलाई लामा। पुस्तक से ही आपको समझ जाना चाहिए क्या? दलाई लामा। ठीक है, ये क्या की कहानी है भाई? ये जो है आपका तिब्बत का चीन के साथ संघर्ष, है ना, और उसके बाद चीन के साथ संघर्ष और तिब्बती भाग्य की कहानी है। ठीक है, दलाई लामा इन्होंने लिखा है क्या? वॉइस फॉर द वॉइसलेस, जो वॉइसलेस है उनके लिए आवाज उठाए थे। ठीक, अगली पुस्तक लिव व्हाइल यू आर अलाइव के लेखक कौन है? लिव व्हाइल यू आर अलाइव, हाँ, कौन है? शिव खेरा। शिव खेरा। कहानी क्या है पता है? तनाव से निपटने के पूरे उपचार बताए गए हैं। भैया क्या लिखा है? लिव व्हाइल यू आर अलाइव, अगर जिंदा है तो जियो, सोच सोच के मरो मत। ठीक है, सीरियस तो ब्लैक था, है ना, और जो है वो आईसीयू में है, तो तुमको खुश रहना है। तो ये शिव खेरा ने तनाव से निपटने के उपाय बताए हैं इसमें, और स्थायी सफलता प्राप्त करने के उपाय बताए हैं। ठीक है, चलिए, सफलता की जब बात आती है ना, तो कुल मिला के घूम फिर के बात आती है किसमें? हैप्पीनेस में। कोई जरूरी नहीं है कि जो कलेक्टर है वो सफल है, क्योंकि वो कलेक्टर बन के भी तनाव में जिंदगी जी रहा है ना। विकास दिव्यकीर्ति सर बोलते हैं ना, मैं इतने लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी लीला समाप्त कर ली और आईएएस आईपीएस थे। तो भैया, सफलता की कहानी केवल अचीवमेंट नहीं है, सफलता की जो कहानी है वो है संतुष्टि और आनंद। अगर आप सेटिस्फाई हो, खुश हो, तो आप सफल हो। ठीक है, चलिए, तो वही तनाव से निपटने के लिए ये पुस्तक है। ये सब अमेजोन में मिलेगी, आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी, है ना। आई एम के लेखक कौन है? आई एम के लेखक, ठीक है, आई एम के लेखक हैं आपके गोपी चंद पी हिंदुजा। ठीक है, कौन इस पुस्तक का विमोचन किए? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विमोचन किए। कब? फरवरी 2025 में। ठीक है, तो ये आपके प्रमुख व्यक्ति और
प्रमुख पुस्तकें थी। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, अभी और भी जो नए सीरीज इसमें अपन ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसी लगी दोस्तों आप लोगों को क्लास, जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जिन लोग भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोग अपनी तैयारी को तेज कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जैसे ही सीजी टेट 2026 होगा, हो सके उसके बाद वैकेंसी आए, घोषणा तो हुई है, ठीक है, और आंदोलन भी चल ही रहा है। आपको जहां से तैयारी करना है करिए, पर तैयारी करते रहिए, ठीक है। क्योंकि जब आवन लगी बारात तो ओटन लगी कपास वाला हिसाब मत रखिएगा, ठीक है। अगर आपको तैयारी करना है हमारे साथ तो हमारी संस्था के द्वारा भी सीजी टेट और शिक्षक पात्रता परीक्षा, सीजी टेट हो गया और उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा के भी कोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बात कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नए वीडियो में जल्द ही।